वो देख के भी लाते हैं और हम उससे आगे कहते हैं, वो वापस भी करता है सारी की सारी चीजें। आपका शायद ई कॉमर्स में भी वो लोग वापस करते हैं। मैंने आज तक ई कॉमर्स से कुछ नहीं खरीदा, तो मुझे नहीं पता है कि वो कैसा डील करते हैं। वेरी सॉरी, मैं इस मामले में बिल्कुल जीरो हूँ। नेक्स्ट प्लीज। देखिए, जो हमारा रूल 610 है, ये बनाया गया था ई कॉमर्स एंटिटीज के लिए। आप लोग भी आजकल बहुत सारे लोग ई कॉमर्स में डील कर रहे होंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके भी थ्रू द ई कॉमर्स साइट्स बिक रहे होंगे। ई कॉमर्स का जो रूल है, ये क्या बोलता है कि ई कॉमर्स एंटिटी को ये एंश्योर करना होगा कि जो अंडर द रूल, आपका जो पैकेज कमोडिटीज रूल का रूल 6(1) है, उसके अंदर जितने डिक्लेरेशन है, वो सारे के सारे डिक्लेरेशन उस पर दिए गए हैं कि नहीं दिए गए हैं, एक्सेप्ट मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर। एक चीज को छोड़ करके बाकी सारे के सारे डिक्लेरेशन उसमें दिए जाने जरूरी है। इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बेसिकली डाली गई है जो सेलर है, जो डीलर है, जो मैन्युफैक्चरर, जो उस पर प्रोडक्ट को अपडेट करता है। और जो हमारा ई कॉमर्स वाला है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये एंश्योर करना कि बिना डिक्लेरेशन के वो प्रोडक्ट को अपलोड ना किया जा सके। तो ये बेसिकली एक सिंपल सा ई कॉमर्स साइट्स के लिए प्रोविजन बनाया गया था, ताकि जो भी ई कॉमर्स सेल होती है, वहां पर भी कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जा सके अंडर द लीगल मेथोडोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटीज रूल्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, मैं अभी आपसे बोल रहा था कि सब प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल का एरिया क्यों जरूरी है। एरिया निकालना तो मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना, बहुत सिंपल है एरिया निकालना। रेक्टेंगुलर पैकेज है तो लेंथ इनटू ब्रेथ का जो सबसे बड़ा साइज है, उसका एरिया ही प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल का एरिया है। अब एरिया के हिसाब से आपका जो साइज ऑफ द लेटर एंड न्यूमेरल है, वो भी प्रिस्क्राइब किया गया है। क्या है साइज ऑफ द लेटर एंड न्यूमेरल? यदि आप देखिए, यदि हमारे प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल का साइज 50 स्क्वायर सेंटीमीटर से कम है, तो जब हम उसको डिक्लेयर करेंगे अपने डिक्लेरेशंस को, whether it is MRP, whether it is net quantity or any of the declaration which is required under the package commodities rules, the size should be of 1 millimeter. जब आप प्रिंट करते हैं तो उसका साइज कितना होना चाहिए? 1 मिलीमीटर। और यदि हम उसी डिक्लेरेशन को मोल्ड करते हैं या फॉर्म करते हैं या ब्लो करते हैं, तो उसका साइज डबल हो जाता है, 2 mm. सिमिलरली, इफ द एरिया ऑफ द प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल इज इन बिटवीन 50 एंड 100, तो यहां पर बोलता है साइज 1.5 एंड 3. If it is in between 100 and 500, it is 2.5 and 4. If it is 500 and 25 hundredths, यानी कि जैसे जैसे पैकेज का साइज बड़ा होता चला जा रहा है, उसी तरीके से जो लेटर्स और न्यूमेरल्स हैं, उनका साइज भी बड़ा होता चला जा रहा है। ये ध्यान रखा गया है कि उतने पैकेट पर क्या उतनी डिक्लेरेशन दी जा सकती है। मुझे लगता है दी जा सकती है। इसके अलावा ये भी प्रोविजन है कि यदि आपको लगता है पैकेज का साइज छोटा है, तो आप टेप लगा करके, स्टिकर लगा करके या किसी भी तरीके से पूरे डिक्लेरेशंस को उसके ऊपर चिपका सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है पैकेज कमोडिटीज रूल्स के अंदर। क्या है? देखिए, पुराने हैं, नया कोई भी नहीं है। सबसे पहले बोलता है 18(2), एक बार यदि आपने, कोई भी बंदा किसी भी पैकेट को रिटेल सेल प्राइस से ऊपर सेल नहीं करेगा। कोई भी, चाहे मैन्युफैक्चरर है, डीलर है, रिटेलर है, कोई भी होगा, जो एमआरपी है उससे डिक्लेयर नहीं करेगा, प्रोवाइडेड आज एक प्रिंसिपल हम बना ले कि हमने एमआरपी भी एक्साग्रेडेड नहीं देना है। ठीक है, ये भी हम लोग एक अपना प्रिंसिपल बना के चले एज ए इंडियन इंटेलिजेंट और रेस्पॉन्सिबल बिजनेसमैन, कि हमारा प्राइस भी एक्साग्रेडेड नहीं होना चाहिए। तो ये क्या बोलता है कि कोई भी जो आपकी सिमिलर आइडेंटिकल कमोडिटी है, उनका प्राइस, उनके प्राइस डिफरेंट नहीं हो सकते। आइडेंटिकल में बेसिकली नॉन आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब क्या है? जिसका वेट सेम है, जिसका वॉल्यूम सेम है, जिसकी क्वालिटी सेम है, जिसकी क्वांटिटी सेम है, वही आपका क्या बोलेंगे? आइडेंटिकल है। अदरवाइज वो आइडेंटिकल नहीं होगा। इसके अलावा बोलता है कोई भी रिटेल सेल प्राइस को ऑब्लिटेट नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा। वंस डिक्लेयर, उसके बाद दोबारा चेंज नहीं करना है। इसके अलावा बोलता है, हाँ, एक बहुत ही अच्छी बात है, रजिस्ट्रेशन। बहुत ही आसान काम है। पता चलता है कि हम जब किसी से पूछते हैं, साहब मेरे को तो रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत ही नहीं, मैंने रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं है। क्यों नहीं कराया? पता ही नहीं था। अब तो सबको बताया जा रहा है ना, बार बार जाकर के। क्या करना है? अंडर रूल 27 ऑफ द लीगल मेथोडोलॉजी पैकेज कमोडिटीज रूल्स, एवरी मैन्युफैक्चरर और पैकर हैज टू, और इंपोर्टर हैज टू रजिस्टर हिमसेल्फ under the package commodities rules with the director legal methodology or the controller of the state government. तो डायरेक्टर के पास करने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट मैंने लिखी हुई है lm.doka.gov.in। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी से भरवाने की जरूरत नहीं है, सीधा 4-5 लाइनों का फॉर्म है, भर दीजिए, सैंपल लगा दीजिए, एड्रेस प्रूफ लगा दीजिए, रजिस्टर अपने आप हो जाएगा। किसी से कहीं बात नहीं करेंगे, अपने आप अपलोड हो जाएगा, कुछ नहीं करना, सिंपल रजिस्ट्रेशन है। लाइसेंस नहीं है,
रजिस्ट्रेशन है, लेकिन विद इन 90 डेज होना चाहिए। यदि हमें आपको नोटिस देके पूछना पड़ा और आपने कहा नहीं है, तो कंपाउंड ही करना पड़ेगा। आप खुद आके करा लेते हैं तो कुछ नहीं होगा। तो आप अभी भी इसको जितनी जल्दी हो सकता है फटाफट करा के खत्म करिए। जितने भी लोग जहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं, उनको कंट्रोलर साहब से भी, कंट्रोलर की भी जो साइट्स हैं आजकल इन ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स, इट इज नाउ ऑनलाइन, एवरीवेयर इट इज ऑनलाइन। और इफ यू फील कि नहीं हो रहा है, सीधा डायरेक्टर के पास एप्लीकेशन लगाइए ऑनलाइन, इट विल बी रजिस्टर्ड, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। इट इज अ वेरी सिंपल रजिस्ट्रेशन that I am packing this product at this particular location so that it can be registered, and tomorrow the officer of the state government can inspect wherever required. Next please. देखिए, जो हमारे अमेंडमेंट्स थे, अभी जो रिसेंट अमेंडमेंट्स थे, उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि जो रूल 2A है, इसमें हमने रूल, हमारा जो डेफिनेशन है अंडर रूल 2 में हमने थोड़ा सा चेंज किया था। 2AA में वहां पर क्या था, पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमारा 1986 हुआ करता था, अब 2019 हो गया है, तो हमने उसका नाम चेंज कर दिया। इसके बाद हमने रूल 4 को अमेंड किया और रूल 4 में एक प्रोविजन डाला, प्रोमोशनल ऑफर में जो हम पैकेजेस बेचते हैं कई बार, उसके ऊपर भी सारे डिक्लेरेशंस एज पर रूल 6 होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रोमोशनल ऑफर में मैं कुछ भी बेच के चला जाऊं, वहां पर भी एज पर रूल 6 ऑल द डिक्लेरेशंस आर रिक्वायर्ड। बेसिकली दिस प्रोविजन वाज अर्लियर अंडर रूल 5 व्हिच हैज नाउ बीन ओमिटेड। यही प्रोविजन जो था पैकेज के ऊपर प्रोमोशनल ऑफर का, पहले अंडर रूल 5 हुआ करता था, जो अब ये ओमिट हो जाएगा। कब से? 1 अक्टूबर 2022 से। इज इट क्लियर? अभी पहले आज से होना था, 1 अप्रैल से होना था। हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा होता यदि ये आपका आज की डेट में इंप्लीमेंट हो रहा होता, तो शायद हम ज्यादा अच्छी तरीके से उसको समझ रहे होते। लेकिन अभी भी कुछ नहीं है, ये आपका 4 में चला गया है। प्रोमोशनल ऑफर में ये पहले से प्रोविजन था, चेंज नहीं हुआ है कुछ भी। पहले 5 में था, अब 4 में आ गया है। 5 को ऑमिट कर देंगे। कब से? 1 अक्टूबर से। इसके बाद जो सेकंड शेड्यूल है वो भी हमने ऑमिट कर दिया है। सेकंड शेड्यूल में क्या होता था, हमारे पास 19 कमोडिटीज हैं जिनके हमने साइजेस प्रेस्क्राइब किए हुए हैं। आपकी टॉय इंडस्ट्री को नहीं है, लेकिन हमारी जो बहुत सारी दूसरे टाइप की इंडस्ट्रीज हैं, वहां पर ये 19 प्रोडक्ट्स में हम लोगों ने साइजेस को प्रेस्क्राइब किया है। उन्हीं साइजेस में बनता है, जैसे पेंट है या आपका फ्लोर है या आपका बेवरेजेस है या आपका सीमेंट है, इनके साइजेस को, वाटर को, हमने इनके लगभग हमारी 19 कमोडिटीज को फिक्स किया हुआ है साइजेस को। उन्हीं साइजेस में ये पैक होती हैं, तो उसको भी हमने ओमिट कर दिया है फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020। इसके अलावा जो 6(1)D है, ये मैंने भी आपको बताया कि जो डिक्लेरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, केवल वही चाहिए, मंथ एंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जो पैकिंग और इंपोर्ट है उसको हम हटा दिया है 1 अक्टूबर से। इसके अलावा जो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका 6(1)E में जो एमआरपी है, इट इज द मैक्सिमम रिटेल प्राइस इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस इन इंडियन करेंसी। पहले क्या होता था, लोगों को कंफ्यूजन होता था, हमने वो लिखे थे इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशंस का मतलब ये था कि इस टाइप से देख लो, इस टाइप से लिखना है, एग्जाम्पल्स है ये। लेकिन लोगों को लगता नहीं ऐसे ही लिखना है, यदि ऐसे नहीं लिखा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हमने कहा इलस्ट्रेशन सिखा दो, आप एमआरपी को एमआरपी की फॉर्म में लिखिए, सिंपल वे में, और इंडियन करेंसी में लिखिए, खत्म हो गया एमआरपी। सिंपल बताने का पर्पस तो केवल कंज्यूमर को समझ में आना चाहिए कि मेरे प्रोडक्ट का प्राइस इंडियन करेंसी में क्या है। ऑब्वियसली अब डॉलर और यूरो में तो देंगे नहीं ना इंडिया में बैठ के, प्राइस एमआरपी में या इंडियन करेंसी में ही देंगे। इलस्ट्रेशंस को, राउंडिंग ऑफ के प्रोविजंस को, सबको हटा दिया गया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो प्रोविजन ऑफ यूनिट सेल प्राइस। जो यूनिट सेल प्राइस का मैंने अभी आपको डिस्कस कर रहा था कि अब हमने यूनिट सेल प्राइस प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया। यूनिट सेल प्राइस नया नहीं है, 1976 से चला आ रहा है। जब इसके बाद ये जो प्रोविजन है बहुत ही इजी वे में इस पर रखा गया है। ठीक है, कितना पहले जो इससे पहले था उसको और सिंप्लीफाई कर दिया गया ऑन द इंटरेस्ट ऑफ इंडस्ट्री। क्या बोलते हैं, देखिए, द यूनिट सेल प्राइस इन रुपीज राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 2 डेसिमल प्लेसेस। मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, 2 डेसिमल प्लेसेस में राउंड ऑफ करना एमआरपी को कोई बड़ी चीज नहीं है। हम सब जानते हैं राउंड ऑफ कैसे करना होता है। राउंड ऑफ क्या प्रिंसिपल है, 5 से ज्यादा है तो बढ़ जाएगा 1, 5 से कम है तो छूट जाएगा, ऐसे ही करते हैं राउंड ऑफ को। तो राउंड ऑफ करने का कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, हमने राउंड ऑफ कर देना है। और सब जानते हैं हम लोग, मैथमेटिक्स तो इतना हिंदुस्तान के ब्लड में ही है कि टोटल करना, कैलकुलेशन करना तो अनपढ़ को भी आता है। ठीक है ना। चलिए, तो ये क्या कहता है आपका कि राउंड ऑफ करेंगे इन 2 डेसिमल प्लेसेस एंड इट शैल बी डिक्लेयर्ड ऑन एवरी प्रीपैकेज्ड कमोडिटीज इन द फॉलोइंग मैनर। नेमली कैसे करेंगे, 1 ग्राम। मुझे लगता है मैडम आ गए हैं, एडिशनल सेक्रेटरी मैडम आ गए, मैं चाहूंगा। एक्चुअली में क्या है, मैं बीच में चाह रहा था, मुझे लगा, आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं। मैडम हमारे एडिशनल सेक्रेटरी हैं दिल्ली में, और जो फर्स्ट सीसीपीए
चीफ कमिश्नर है जो फर्स्ट आपका सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बना है, उसके फर्स्ट चीफ कमिश्नर है। मैडम ने लीगल मेट्रोलॉजी में हमारे साथ पिछले काफी समय से बहुत अच्छा हमें सपोर्ट किया लीगल मेट्रोलॉजी को पूरे देश में, और इनका दुनिया भर का लीगल इसका एक्सपीरियंस है। शी इज एन आईएएस ऑफिसर ऑफ क्वाइट ओल्ड सीनियर बैच एंड शी हैज डन लॉट ऑफ वर्क इन डीबीटी एंड डिफरेंट वर्क्स। मैडम सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अपनी बात को रोकते हुए कि काइंडली 2 शब्द कह के प्लीज हमें इनॉग्रेट कीजिए। आई एम सॉरी बिगिनिंग में नहीं ले पाया मैं, आई एम सॉरी, प्लीज मैडम। आई मैडम थिंक आपका आवाज जी आप कंटिन्यू करिए, बिकॉज आप बहुत अच्छा फ्लो में जा रहे हैं। नहीं मैडम, आई विल अगेन कम बैक इन द फ्लो, यू प्लीज, बिकॉज़ आई डोंट वांट टू वेस्ट मोर टाइम, आई एम सॉरी। So actually I would like you know all of you, I mean I welcome all of you to this great webinar that has been organized by the Deputy Director RRSL Ahmedabad, Mr. Ashutosh, and ये एक बहुत ही एक ऐसा मैटर है जिसमें सभी एसोसिएशंस जो विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, खास करके टॉयज इंडस्ट्री, तो ये जो हम लोगों ने लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज कमोडिटी रूल्स को चेंज किया था और तमाम कंसल्टेशंस भी हुए। आइडिया ये था कि हम किस तरह से इसे इंश्योर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इंडस्ट्री की एक तरह से उनकी जो एस्पिरेशन है उसको हम कैसे मीट आउट करें, और एट द सेम टाइम जो हमारे ग्राहक हैं उनको जो क्वालिटी क्वांटिटी अश्योरेंस की जो एक अश्योरेंस की एक जो गारंटी है उसे और सशक्त कैसे किया जाए। आवश्यकता ये है कि जैसे आपको अभी आशुतोष जी अलग अलग देशों के बारे में बता रहे थे, तो क्वालिटी कॉन्शियसनेस पूरे कंट्री में आना चाहिए और आ भी रहा है। पहले जब हम इंपोर्टेड गुड्स को खरीदते थे तो हमें ऐसा विश्वास था कि शायद उनका जो गुणवत्ता है वो कहीं अच्छा है, लेकिन आज एक भरोसा हुआ है कि जो मेड इन इंडिया है इस प्रोडक्ट में भी न केवल गुणवत्ता है बल्कि ये किसी भी इंटरनेशनल लेवल पे कोई अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसको वो मैच कर सकता है। तो इसलिए ये एक हम नया परिवर्तन देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे जो उपभोक्ता हेल्पलाइन है उसमें भी तमाम शिकायतें आती हैं। लोगों ने कहा कि कंट्री ऑफ ओरिजिन उन्होंने जब ई कॉमर्स पे देखा तो वो मेड इन इंडिया था, लेकिन जब प्रोडक्ट डिलीवरी हुआ तो वो किसी दूसरे कंट्री का था, और इस बात से लोग आहत हो रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारा जो लेबलिंग का प्रोविजन है वो किस हद तक गुणवत्ता मतलब जो उपभोक्ता हैं उनकी शक्तियों का संवर्धन कर रहा है, और एक तरह से उपभोक्ता जो है वो एक बहुत सोच समझ करके निर्णय ले रहा है कि अगर हमारे कंट्री का बनाया हुआ कोई प्रोडक्ट है तो वो निश्चित अच्छा है। तो आज इंडस्ट्री का भी ये जिम्मेदारी है कि ये जवाबदेही लें और ये इंश्योर करें कि जो नए नए परिवर्तन लाए गए, चाहे वो यूनिट सेल प्राइस का हो, जिससे कि एक साधारण उपभोक्ता उसे अगर ये समझ आ जाए कि कौन सा ज्यादा चीप है और उस हिसाब से अगर वो अपने निर्णय को लेना चाहता है तो हम उसको अपफ्रंट हम कहें कि ये यूनिट प्राइस है और वो इसको देख सकता है। तो इसी प्रकार से कई अन्य परिवर्तन भी किए गए और ये भी इंश्योर किया जा रहा है कि हम कंपाउंडिंग के माध्यम से इन्हें, अगर कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है जो कि इनएडवर्टेंट थी, जिसमें कोई मैलाफाइड नहीं इंटेंशन था, तो ऐसी गलतियों को माफ करने के लिए और उन्हें कंपाउंड करके एक बार दोबारा चांस देने के लिए लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट को भी काफी संशोधित करने के बारे में विचार चल रहा है।
इसमें ध्येय ये भी है कि जो हमारे एमएसएमई सेक्टर है, हम उसे कैसे बढ़ावा दें, उनमें क्वालिटी और क्वांटिटी अश्योरेंस की पहले से ही एक बहुत मजबूत नींव बैठाएं, जिससे कि हमारे जो माइक्रो या अ, बहुत ही स्मॉल लेवल पे जो इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारी कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारी आर्टिजन्स के द्वारा तमाम प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, अ, वो सिर्फ इस बात को लेकर के कि पता नहीं इसमें इसकी जो गुणवत्ता है वो संशय से तो नहीं है। तो ऐसे जो सेक्टर है उनको प्रोत्साहन देने की भी आवश्यकता है, और जो रेगुलेटर है उसका कार्य है कि वो जो हमारे एक्ट है, अधिनियम है, रूल्स हैं, नियम हैं, इनके बारे में क्या क्या प्रावधान है, ताकि हम इंडस्ट्री के साथ मिल करके ही ये इंश्योर कराएं कि प्रोडक्ट में कोई गुणवत्ता से रिलेटेड इशू ही नहीं। तो मेरी समझ से इस तरह के जो वेबिनार्स आयोजित किए जा रहे हैं, और आप लोग तो फिजिकल भी अवेलेबल हैं, बहुत सारी जो आपके मन में अगर कोई संशय है या शंका है, तो उसका समाधान कर सकते हैं, और हमें भी सुझाव दें कि हम और इसको बेहतर किस प्रकार से बनाएं, ताकि हमारे आने वाले समय में जो हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हम उसमें बहुत मजबूती से आगे बढ़ सकें। तो जिस प्रकार से हमारे मंत्री जी भी, माननीय पीयूष गोयल जी भी ये कहते हैं कि देश में क्वालिटी कॉन्शियसनेस का एक माहौल बनना चाहिए, और क्वालिटी कॉन्शियसनेस का अर्थ ये नहीं है कि महंगे प्रोडक्ट्स, बल्कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि हम सामान्य रूप से यूज कर सकते हैं, मगर उसमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की अश्योरेंस हो, एक गारंटी हो। जब हम मेड इन इंडिया की बात करें तो हमें ये लगना चाहिए कि हमारे देश का बनाया हुआ प्रोडक्ट जल्दी टूटेगा नहीं, खराब नहीं होगा, और जो इसका माप है वो उसने कोई वो पूरी तरह से खरा उतरेगा। तो मैं आप सभी लोगों से ये आपका सहयोग मांगती हूँ, और मैं अपनी ओर से, अपने डिपार्टमेंट की ओर से न केवल आप लोगों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, बल्कि मैं ये अश्योरेंस भी देना चाहती हूँ कि हमारे सभी ऑफिसर्स इस मुहिम में लगे हुए हैं कि इस अमृत काल की जो हमारा 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हम मना रहे हैं, हम एक अभियान के रूप में सभी जगह पे, और ज्यादा से ज्यादा जो इंडस्ट्री एसोसिएशन हैं उन तक हमारा संपर्क अभियान चले। एक हमारे बीच में डायलॉग रहे, जिससे कि अगर कहीं इंडस्ट्री को कोई दिक्कत है, किसी प्रकार की परेशानी है, तो वो हमें अपना दोस्त समझे, और वो अपनी सारी जो परेशानियां हैं उसको बेझिझक कह सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं तो आशुतोष जी का जो भाषण था वो बहुत अच्छे से फॉलो कर रही थी, और आप लोगों को भी बीच में अननेसेसरीली ब्रेक हुआ, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैं इनको कहूंगी कि कंटिन्यू करें, सो दैट वी ऑल कैन गेट benefited out of this great lecture that is happening. So thank you once again. Thank you for your kind words, madam. You are always instrumental for help industry, for it can grow, how it can move together, साथ साथ कैसे चल सकते हैं, साथ साथ कैसे डेवलप हो सकते हैं, इस मुहिम में हम सब लोग लगे हैं। ये आप ही का मार्गदर्शन है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। नेक्स्ट। Thank you very much. थैंक यू मैडम। थैंक यू सो काइंडली। हाँ, तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि ये जो यूनिट सेट प्राइस है इसका डिक्लेरेशन। सी अभी मैं 2 क्वेश्चन देख रहा था चैट बॉक्स में, दो, बिकॉज जैसे हम लोग बैठे हैं, हम लोग तो यहाँ बैठ करके रात को 11 बजे तक भी अपनी जो क्लास सुनती है कर सकते हैं, लेकिन जो कि ऑनलाइन है उन लोगों को आधे 1.5 घंटे के बाद
बैठाना या बात करना बहुत मुश्किल है। मैंने मैडम को इसलिए कहा, ये बंदे को सुन सुन के बंदा बोर हो जाए, सर में दर्द हो जाए, तो बीच में चेंज हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरी जो वॉइस सॉफ्ट वॉइस है, थोड़ा सा लोगों को इजीनेस आ जाए, इसलिए मैंने हमको बीच में रिक्वेस्ट किया। देखिए अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, किसी ने पूछा एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखना चाहिए कि एमआरपी लिखने से भी काम चलेगा? मेरे ख्याल से एमआरपी लिखने से काम चलेगा। हम एमआरपी लिखते हैं तो चलता ही है, सब लोग एमआरपी, बिकॉज एमआरपी सब समझते हैं। पॉइंट ये है, एमआरपी इतना फेमस हो गया, मेरे को लगता है लीगल मेट्रोलॉजी में पैकेज कमोडिटी को कोई नहीं जानता, एमआरपी को सब जानते हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं एमआरपी लेबल, एमआरपी डिक्लेरेशन, तो वो सारे डिक्लेरेशन को एमआरपी डिक्लेरेशन ही मानते हैं कि जितने भी डिक्लेरेशन मैं देता हूं पैकेट के ऊपर वो एमआरपी डिक्लेरेशन है। बाकी डिक्लेरेशन क्या क्या लिखता हूं उसकी वो मुझे नहीं पता है, लेकिन वो सब एमआरपी है। तो यहाँ पर एमआरपी डिक्लेरेशन देंगे जिन्होंने पूछा है, तो ठीक है, नॉट नेसेसरी टू राइट द कंप्लीट मैक्सिमम रिटेल प्राइस। एक क्वेश्चन और मैंने इसमें देखा, वो कहते हैं यूनिट सेल प्राइस को कैसे लिखेंगे? तो अब यूनिट सेल प्राइस अभी आज की डेट में तो नया है, जब तक हम उसको इतना फेमिलराइज नहीं करेंगे। हाँ, इसके लिए ये हो सकता है कि कुछ प्रोविजन बना जाए, या तो हम यूनिट सेल प्राइस पूरा लिखें, अब उसके ऊपर पैकेट के ऊपर क्या होगा। ये बहुत अच्छा एडवाइस है, मैं उनसे रिक्वेस्ट, जिन्होंने भी ये लिखा है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक लेटर या मेल की फॉर्म में लिख दें कि ये क्या इसको होना चाहिए, किस तरीके से इसको किया जा सकता है, ताकि इसको कंसीडर करके पूरे देश में एक तरीके से डायरेक्शन या एक एडवाइस दिया जा सके। हाँ बोलिए प्लीज। के बाद वो अभी जैसे 399 लिखते हैं, 399 के बाद स्लैश डाल सकते हैं कि .00 डालना है? वो भी कुछ नया सुनने आ रहा है अभी। नया सुनने नहीं आ रहा है, वो नई, वो प्रॉब्लम खत्म हो गई है। पहले होता था, एक्चुअली मैं वही बता रहा था, हमने क्या लिखा, इलस्ट्रेशंस दे दिए, x.xx, तो लगा कि वो .xx ही लिखना है, ऐसा नहीं था। वो इलस्ट्रेशंस थे, केवल एग्जांपल थे, ताकि सामने वाले को समझ में आ सके पर्पस क्या है, डिक्लेरेशन क्यों दे रहे हैं। भाई आपने, मैंने इसके ऊपर वन नंबर लिख दिया या वन माइक लिख दिया, तो समझ में आ रहा है ना वन माइक है, उसमें उसका क्या मतलब है कि मैं यही लिखूं तभी समझ में आएगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो वहां पर क्या होता है, लेकिन जब हम ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, तो ऑफिसर के लिए क्या है कि मुझे वही लिखा है तो मुझे वही लिखा होना चाहिए, उसकी भी गलती नहीं है, वो वैसे चलता है। बट इसी चीज को, इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अभी हमने वो सारा निकाल दिया। अभी क्या रह गया, एमआरपी डिक्लेयर करेंगे इन इंडियन करेंसी, वो सारे इलस्ट्रेशन हटा दिए, आप स्लैश लगाइए, आप डेसिमल लगाइए, आपकी मर्जी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी आज की डेट में। वो पहले भी कंफ्यूजन था, एक्चुअल में ऐसा नहीं था, रूल केवल इलस्ट्रेशन बोलता था, कंपल्सरी नहीं बोलता था कि ऐसा ही करना है। यस, अभी हम यूनिट सेल प्राइस की, तो यूनिट सेल प्राइस का बहुत अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, लेकिन उसका मुझे लगता है हमें डेलिब्रेशंस की जरूरत है, हमें अभी समझने की जरूरत है, नई चीज है तो कैसे होना चाहिए उसको हमें कंसीडर किया जाना चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें यूनिट सेल प्राइस की, क्योंकि बहुत ही अच्छा है, यदि आपने कहा साहब मेरी 1 किलो से कम है, 1 kg से कम है, तो 1 ग्राम के हिसाब से आप यूनिट प्राइस लिख सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बताया, 1 किलो का प्राइस 100 रुपया है, 1 किलो का यानी कि 1000 ग्राम है, तो 1 किलो का प्राइस नहीं, अभी कंफ्यूजन हो जाएगा, मैं कैलकुलेशन लंबा नहीं करता। 1 किलो का प्राइस 1000 रुपया है, तो 1 ग्राम का कितना हुआ, 1 रुपया, सिंपल, ठीक है। तो इसी तरीके से मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके आपने यूनिट प्राइस लिख देना है। उसके लिए फैक्ट्री में जाकर के मजदूर के सर पे नहीं खड़ा होना है, प्रोडक्शन मैनेजर के ऊपर, कि भाई अब इसका प्रोडक्ट का एक का प्राइस निकाल के बता, बनाने में कितने पैसे लग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है, केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। बट यू हैव टू डिक्लेयर इन टर्म्स ऑफ द पर ग्राम, सिमिलरली पर सेंटीमीटर, सिमिलरली पर मिलीमीटर और पर नंबर। इसके अलावा यदि 1 लीटर से ज्यादा है तो इन टर्म्स ऑफ 1 लीटर, 1 kg से ज्यादा है तो 1 kg, नंबर में तो कर नहीं सकते, नंबर में तो 1 नंबर ही रहेगा या 2 नंबर ही रहेगा। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल है जिस तरीके से इसमें डिक्लेरेशंस किए जाने, मुझे कहीं ऐसी दिक्कत नजर नहीं आती। अब ये मैं आप चलिए, हम लोग जो जो ऑनलाइन है उनके भी क्वेश्चंस बाद में देखेंगे। आप लोग बताइए, आपको कहीं कोई दिक्कत नजर आ रही हो तो उसको सॉल्व किया जाए। हाँ बताइए। छोटा सा टॉयज में हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर गिफ्ट सेट्स बनाते हैं, 3 या 4 प्रोडक्ट्स को मिक्स करके गिफ्ट सेट बनाते हैं, पैकेजिंग भी एक ही रहता है, बॉक्स भी एक ही रहता है। तो अभी उसमें यूनिट डिक्लेरेशन उसको पर आइटम वाइज देना है कि हम लोग उसको, मैं अगर एक बॉक्स में मैं 5 पीस बेच रहा हूँ तो 5 पीस ही जा सकता है। अभी कैसा करते हैं सर, अभी वो पूरा सील्ड होता है तो हम लोग एक ही एमआरपी लिखते हैं, जैसे कि एमआरपी अगर उसका 299 है तो 299 है, कंटेन्स 4N, दैट्स इट। ठीक है, प्रोडक्ट अलग अलग है, मतलब एक ही पैकेट में 3-4, इससे कॉम्बिनेशन पैकेज, एक्चुअली इससे कॉम्बिनेशन पैकेज, क्योंकि अभी ना जैसे वेरिएबल पैकेज है, कॉम्बिनेशन पैकेज है, हम लोग अलग अलग जो पैकेजेस होते हैं उसमें बाहर, आपने बिल्कुल जो आपका पॉइंट है ना बहुत ही सही है कि हमें कॉम्बिनेशन पैकेज में क्या करना है। एक मिनट,
दिखाएंगे प्लीज स्लाइड्स। ये अभी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा 1 मिनट में। यस, क्या कहता है लास्ट, नेक्स्ट लास्ट प्लीज बैक। यस, प्रोवाइडेड दैट फॉर पैकेजेस कंटेनिंग अल्कोहलिक बेवरेजेस, ये देखिए जो अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं उनके अंदर क्या होता है, स्टेट एक्साइज लॉस लगते हैं। तो यहाँ पर यही कहा गया है फॉर द यूनिट सेल प्राइस द स्टेट एक्साइज लॉस वेयर द इट इज मैन्युफैक्चर्ड, वहीं पर वही लगेंगे, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं लगेगा। एंड द रूल्स मेड देयर अंडर शैल बी एप्लीकेबल within the state in which it is manufactured, जहां पर ये बनाई गई है। Provided further that the declaration of unit sale price is not required for the pre-packaged, इसको हटाएंगे प्लीज। Yes, pre-packaged is not required which retail sale price is equal to the unit sale price। यदि आपका 1 kg है तो वहां 1 kg में यूनिट सेल प्राइस और रिटेल सेल प्राइस सिमिलर सेम है, तो वहां पर देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका जो कॉम्बिनेशन पैकेज वाला क्वेश्चन है वो अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर रिप्लाई नहीं हो पा रहा है, जो मैं समझता हूं। देखिए उसके लिए क्या करना होगा कि हम लोग, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है, मुझे लगता है एक चीज को आप लिख के भी दे दीजिए कि किस तरीके से होना चाहिए कॉम्बिनेशन पैकेज में, क्या करना चाहिए। जहां तक मुझे लगता है हम लोगों को कॉम्बिनेशन पैकेज के केस में कुछ ना कुछ जो डायरेक्शन है वो डायरेक्टर साहब से और सेक्रेटरी मैडम से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो कुछ डायरेक्शंस या कुछ एडवाइजरी दे दे, सो दैट ये प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाए। हाँ, दिमाग में ऑब्वियसली प्लान होगा, जब ये प्रॉब्लम है तो पहले ही आ चुकी होगी तो सॉल्यूशन होगा माइंड में। अभी एकदम से मैं आपके सामने नहीं बताऊंगा कि हमें क्या करना है, बट स्टिल कुछ ना कुछ करेंगे इसका। नेक्स्ट प्लीज। यस, हमने 1352 इसमें पहले क्या होता था 1N और 1U, आप कहते थे सब 1N लिखो या 1U लिखो, वो भी हमने हटा दिया। अभी हमने कहा 1 पीस लिखो, 1 सेट लिखो, 1 पेयर लिखो, 1 वो कुछ भी लिखो अब चलेगा, ठीक है, लेकिन समझ में आना चाहिए सामने वाले के ये है क्या। क्योंकि 1N और 1U का पर्पस ये नहीं था कि वो कई बार तो होता था, हो सकता है 1N और 1U समझ में ही ना आता हो कंज्यूमर के, तब भी हम लिखे जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ एक चीज और है, अब तो आपने इसमें 1N और 1U तो लिखा ही नहीं, फिर क्या मतलब हुआ। यदि मैं 1N और 1U लिखूंगा तो क्या वो गलत है? वो भी गलत नहीं है, उसके अंदर उसमें लिखा हुआ है सिमिलर विच रिप्रेजेंट और द सिमिलर वर्ड्स विच रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटी इन द पैकेज शैल बी मेड देयर अंडर। देखिए ऐसा नहीं है, हमारा पर्पस यहाँ पर यही है कि किसी भी तरीके से कंज्यूमर की समझ में आना चाहिए कि उसके अंदर प्रोडक्ट कितना है, पैकेट के अंदर प्रोडक्ट को कितना रखा गया है। इसके अलावा रूल जो आपका 18(2)A है उसमें भी सेक्शन जो ये आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके प्रोविजन को चेंज कर दिया गया है, नाम को चेंज कर दिया गया है। 18(7) में पहले आपका टैक्स होता था, अभी वो हटा दिया, अभी जीएसटी आ गया है, और पहले वेट और टीओटी हुआ करता था वो हट गया है। इसके अलावा 33(2) ये आपका, ये भी अभी आया है, ये भी आपका 1 अक्टूबर से इंप्लीमेंट होगा। इसमें बेसिकली हमारे पास प्रोविजन था, ये आज तक अपने यूज नहीं किया। इसके अंदर बेसिकली जो आपके नॉन प्रेस्क्राइब्ड साइजेस थे उनको अलाउ करने की परमिशन थी, लेकिन कभी आज तक इसमें दिया नहीं गया, इसकी जरूरत नहीं पड़ी। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर आता है, देखिए इस रूल को बनाते समय कितना ब्रिलियंटली बनाया गया है, कितना मतलब बहुत ही ध्यान रख के इंडस्ट्री का बनाया गया है कि कहीं किसी इंडस्ट्री को कल कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्या लिखा है, पढ़िए इसको, मैं इसको पूरा पढ़ता हूं, समझिए। No prosecution shall be initiated against the manufacturer or packer or importer of prepackaged commodities for making declaration with effect from the 1st April 2022 in accordance with the legal methodology packaged commodities amendment rules 2011 published by November 2021। क्या मतलब हुआ, यदि आज से कोई आदमी कहता भाई मैं तो नए रूल के हिसाब से डिक्लेयर करना चाहता हूं तो उसके ऊपर कोई भी केस बुक नहीं होगा, वो भी कर सकता है। कोई कहता है मैं नहीं करना चाहता हूं, मैं 1 अक्टूबर से करूंगा, तो वो भी कर सकता है। तो इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई चीज इंडस्ट्री के लिए सोच करके इससे बढ़िया बनाया जा सकता है। हर चीज बिल्कुल ये सोच के बनाई गई है कि 6 महीने कोई केस बुक ना हो। अब तो मेरे को लगता है आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि हम 6 महीने तक कोई केस बुक नहीं होने देंगे, ठीक है कि नहीं है? हम सारा कंप्लाई करेंगे, कोई केस बुक नहीं होगा। नेक्स्ट प्लीज। देखिए जो ई कॉमर्स एंटिटीज है, हाँ ज्यादा ठंडा हो रहा है, सब लोग ऐसे थे बैठे।
जो ई कॉमर्स एंटिटीज है वो क्या बोलती है? देखिए, ई कॉमर्स एंटिटीज के लिए कुछ एडवाइजेस इशू की गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ई कॉमर्स के लिए। क्या कहता है? जो सारे के सारे डिक्लेरेशंस हैं दे शुड बी परमानेंटली डिस्प्ले ऑन द प्रिंसिपल ऑन दिस वेबसाइट। जो भी आपका ई कॉमर्स साइट है उसके ऊपर आने चाहिए एट वन प्लेस। ऐसा नहीं होना चाहिए ई कॉमर्स साइट में एक इधर है और दूसरा इधर है और तीसरा एंड में है, ऐसा डिक्लेरेशन नहीं होगा। जो डिक्लेरेशन है फॉरेन कंट्री का वो भी दिया जाना चाहिए इन द कंप्लीट वर्ड्स। ऐसा नहीं होना चाहिए केवल आप उसके जो एब्रिविएशन है उनको लिख के छोड़ दें, लाइक PRC। सिमिलरली जो प्रोविजन है ई कॉमर्स वेबसाइट्स का, वो जो सेलर्स हैं उसके ऊपर यहाँ पर कोई प्रोविजन नहीं होना चाहिए कि जो सेलर है वो बिना सारे डिक्लेरेशन दिए प्रोडक्ट को अपलोड नहीं कर सके। द प्रोडक्ट द सेलर शुड नॉट बी अलाउड टू अपलोड इट्स प्रोडक्ट विदाउट गिविंग द ऑल डिक्लेरेशंस। जैसे हम कहते हैं ना, जब आप फॉर्म भरते हैं तो एस्ट्रिक लगा होता है, जब तक उसको नहीं भरते हैं तो आगे जा ही नहीं सकते हैं, सिंपल। तो वही करना है इसके अंदर भी। अब यदि कोई कहता साहब डिक्लेरेशन तो थी, गलत थी, हु इज रेस्पॉन्सिबल? सर, उसके लिए ई कॉमर्स साइट की कोई जिम्मेदारी नहीं है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द सेलर जिसने की गलत इंफॉर्मेशन भरा है। बट इंफॉर्मेशन डलवाना तो जिम्मेदारी है ई कॉमर्स साइट्स की, जो कि अपनी दुकान बना के दे रहा है उनको सेल करने के लिए। नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ हमने डायरेक्शन इशू किए जब देखिए कोविड टाइम पे, बहुत अच्छा काम हुआ। मुझे याद है 2 साल पहले जब हम लोग सब कोविड में थे तो पूरा पूरा रात पूरा पूरा दिन यही काम चलता था कि किस तरीके से कंट्री में, मुझे लगता है जितना बड़ा वैक्सीनेशन का काम इंडिया में हुआ इतना तो अमेरिका में भी नहीं हुआ। वहां पर 30% वैक्सीनेशन हुआ है अभी तक, और हमारे यहाँ मुझे लगता है सभी लोग डबल वैक्सीनेशन लेके घूम रहे हैं। अब तो एयरपोर्ट पे भी जाके कहते हैं, वो पूछता है वैक्सीनेशन भैया क्यों पूछा, सबका हो चुका है। ठीक है कि नहीं है? अब तो ये बताओ कि बूस्टर किस किस के लगा है, अब तो बूस्टर भी लग गया। तो पॉइंट ये है बेसिकली इतना बड़ा वैक्सीनेशन हो गया, प्लस पूरे देश में खाने पीने का सारा किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का ध्यान रखा गया। तो मैं समझता हूँ इस सारी की सारी चीजों में लीगल मेट्रोलॉजी का जहां जहां हेल्प हो सकता था वहां किया गया कि वेरिफिकेशन के टाइम को एक्सटेंड कर दो, पैकेज बच गए हैं जिनके ऊपर मंथ एंड ईयर पड़ा हुआ है उनको एक्सटेंड कर दो। जहां पर जितनी हेल्प लीगल मेट्रोलॉजी की साइड से हो सकती थी वो सारे के सारे फैसिलिटीज दिए गए इंडस्ट्रीज को। अब तक इवन 2021 सितंबर तक सारी फैसिलिटीज दी गई, उसके बाद शायद जरूरत नहीं है, और मुझे लगता है अब हमें उससे बाहर हम सब लोग आ चुके हैं इस कोरोना काल से। नेक्स्ट प्लीज। देखिए, जो हमारे पास, मैं एक दो चीज आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि यहाँ पर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो भी काम है लीगल मेट्रोलॉजी का वो मेजरमेंट से रिलेटेड है। यदि मेजरमेंट ठीक नहीं है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट है तो कंट्री डेवलप होगा, अदरवाइज हो ही नहीं सकता। मैंने आपको बता दिया, आपकी बुलेट काम नहीं करेंगी बंदूकों में यदि मेजरमेंट ठीक नहीं होगा, जैसे जर्मनी झेल चुका है। ठीक है ना? दूसरी चीज क्या होती है? पावर, इलेक्ट्रिक पावर, एनर्जी जो चाहिए वो भी आज की देश में, आज की डेट में हमारे देश में मैं समझता हूँ प्लेंटी में आ गई है। सोलर एनर्जी दुनिया भर की लगा दी है हमने, अब हमें, मुझे नहीं लगता एनर्जी की कोई प्रॉब्लम आज की डेट में इंडिया को नजर आ रही है। तीसरा, किसी भी देश के लिए इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन। तो तीनों ही चीज पे मुझे लगता है आज की डेट में इंडिया इंडिपेंडेंट होने जा रहा है, और जब ये तीनों चीज इंडिया में आ जाएंगी, आई एम टेलिंग यू, वो दिन दूर नहीं है, हम लोग बेस्ट होंगे, वी विल बी द डेवलप। बल्कि बहुत सारी कंट्रीज तो, जब मैं फॉरेन कंट्रीज में जाता हूँ OML मीटिंग्स में, दे आर नॉट रेडी टू एग्री, दे डोंट एग्री विद अस दैट वी आर डेवलपिंग, वी आर डेवलप्ड नाउ। वो कहते हैं आप डेवलप हो चुके हैं, अब आपके पास ऐसा कुछ नहीं है। क्या नहीं है आपके पास? नाउ यू हैव एवरीथिंग। किसी भी चीज में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, वी आर नाउ, आई थिंक वी आर एट द लेवल। बट द पॉइंट इज मेजरमेंट। जब हम इंटरनली बात करते हैं बैठ करके, वी नो हाउ गुड वी आर इन द मेजरमेंट। Whether what we need a piece of paper कि भैया कैलिब्रेशन का सर्टिफिकेट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हमारे ये जो बहुत सारी लेबोरेटरी सरकार ने बनाई है ये कैलिब्रेशन के पर्पस के लिए बनाई है। मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट देखिए, जो ये सारे के सारे वेट्स और मेजर्स है, जितने भी यही कहां पर वेइंग या मेजरिंग हो रही है, उसका सारे के सारे इक्विपमेंट्स का कैलिब्रेशन बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। इसके बिना आपके मान लीजिए कभी भी हमारा प्रोडक्ट उस तरीके से नहीं बनेगा। कार की चाबी में जब हम चाबी भरते हैं आपके खिलौने की, तो वो भरी नहीं जाएगी, ये मैं बता रहा हूँ। तो मेजरमेंट के लिए आप ये समझ लीजिए मेजरमेंट कराना बहुत जरूरी है। और हमारे पास देखिए भारत सरकार ने ये अपनी 6 लेबोरेटरीज बनाई है जहां पर कैलिब्रेशन और टेस्टिंग की सारी फैसिलिटीज है इक्विपमेंट्स के। कौन कौन सी है? अहमदाबाद, बेंगलोर, भुवनेश्वर, फरीदाबाद, गुवाहाटी एंड वाराणसी। इन 6 लेबोरेटरीज में आज की डेट में कैलिब्रेशन और टेस्टिंग की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर भी कैलिब्रेशन और वेरिफिकेशन आपको चाहिए, उसकी मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा अपने आप को ठीक कैलिब्रेट कराएं, इक्विपमेंट को एक्चुअल में कैलिब्रेट कराएं, नॉट नेसेसरी यहीं से कराएं, कहीं से भी कराएं, लेकिन एक्चुअल में इंस्ट्रूमेंट को कराएं, सो दैट
टुमारो यू विल फील कि एक चेंज आया है, यदि मेरा मेजरमेंट ठीक है। ये वेट का कैलिब्रेशन है। नेक्स्ट प्लीज। इसके अलावा वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स का है। नेक्स्ट प्लीज। बैलेंसेस जो हम यूज करते हैं, कैपेसिटी जो आपके वॉल्यूम यूज करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। डायमेंशंस जो बहुत हर जगह पे डायमेंशन यूज होता होगा, लेंथ मेजर हो या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, कहीं पर आपका 3 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल कुछ भी हो, सब जगह आपका मेजरमेंट होता है। नेक्स्ट प्लीज। लेंथ। नेक्स्ट प्लीज। यस, हाइड्रोमीटर या आपका जो डेंसिटी है वो आपका कितना इंपॉर्टेंट, बस लगता है ये देखने से कि फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनका बहुत इंपैक्ट होता है जब हम किसी चीज को मास लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। टेम्परेचर, थर्मोमीटर किस तरीके से इंपैक्ट करता है। नेक्स्ट प्लीज। प्रेशर। नेक्स्ट। टेस्ट सीव्स जो हम यूज करते हैं इंडस्ट्री में। नेक्स्ट। फोर्स जो आप लोड सेल्स वगैरह यूज करते हैं इंडस्ट्री में। नेक्स्ट। टॉर्क जब हम किसी चीज के रोटेशन के लिए टॉर्क जो आप यूज करते हैं। नेक्स्ट। फ्लो के लिए, वाटर के लिए। नेक्स्ट। 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 एक बहुत अच्छी बात है कि लीगल मेट्रोलॉजी में हम एक नया प्रोविजन करने जा रहे हैं टाइम को डिसमिनेट करने का। अभी आपके पास जो टाइम आता है वो आता है यूएसए के जीपीएस से। जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट्स हैं उनसे हमारे पास जियो स्टेशनरी पोजिशनिंग सैटेलाइट से टाइम हमारे पास आता है। सर भारत सरकार बहुत जल्दी इंडिया का जो अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो आपका डिसमिनेट करेगी टू ऑल द मोबाइल्स एंड टू ऑल द वॉचेस। देखिए अभी आप देखते हो कि जब मैंने आपको आज नोटिस दिया तो उसमें लिखा हुआ है IST एंड UTC दोनों लिखे हुए हैं, क्योंकि यूटीसी क्या है, इंटरनेशनल टाइम है, यूटीसी यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट टाइम, और जो हमारा इंडिया का क्या है IST। तो जो IST होना है वो भी भारत सरकार अपना बहुत जल्दी बनाने जा रही है, अपना इश्यू करने जा रही है, जो लीगल मैटर्स में हम लोग बहुत जल्दी करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लास्टिक को मिनिमाइज करना है। जो सिंगल यूज प्लास्टिक है जितना ज्यादा हम लोग आज की डेट में यूज कर रहे हैं, बॉटल्स का बहुत ज्यादा है। मुझे नहीं लगता कोविड टाइम में तो हमें यूज करनी पड़ी बॉटल्स काफी ज्यादा बचने के लिए, लेकिन कैसे धीरे धीरे इस प्लास्टिक को कम किया जाए, क्योंकि जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनका यही है कि किस तरीके से प्लास्टिक को कम से कम किया जाए और देश में जो कचरा हो रहा है प्लास्टिक का उसको कम किया जाए। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। कुछ रूल्स बनाए गए हैं वेरिफिकेशन को प्राइवेट करने के, वो आपका उससे ज्यादा लेना देना नहीं है, जो वेइंग और बिलिंग इंस्ट्रूमेंट्स के लोग हैं वो करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। मुझे लगता है दिस इज मोर देन एनफ, इतना ही मुझे आपसे डिस्कस करना था पैकेज कमोडिटीज रूल्स में। अब मैं आपके साथ क्वेश्चन आंसर आपके डिस्कस करूंगा। थैंक यू वेरी मच। सर वो जो पॉइंट है कॉमन जेन देख ले, जो किसी का उसमें तो नहीं आया, जो क्वेश्चंस उस पे आने थे। यस, जो जिनको फ्री कर देते हैं। क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करके, बिकॉज हम लोग तो बैठ सकते हैं, जो ऑनलाइन है उनको नहीं। यस, एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द liability of incorrect declaration of date of manufacturing in imported products? See, I tell you one thing, in case of imported products the responsibility lies with the importer. Simple. What is the liability of incorrect declaration of date of manufacturing in imported products? What is the liability means? Same है, डिक्लेरेशन का है, रॉन्ग डिक्लेरेशन, 25,000, 50,000, 1 लाख। पूरे चेन को लगता है फाइन। सॉरी, पूरे चेन को लगेगा ना फाइन। तो पर्सनल सेलिंग तो देखिए अभी ऐसा है कि बेसिकली जो इंपोर्टर है जो एक्ट जो रूल है प्रोविजन यही बोलता है कि पूरी चेन आती है उसके अंदर, तो अभी लगता तो सभी के ऊपर है। गलत वो करेगा भुगतेगा नहीं। सेलर देखिए ऐसा नहीं है जी, सेलर ये सेलर प्रूव कर देता है कि उसकी कहीं मिस्टेक नहीं है तो सडनली वो नहीं भुगतेगा। कई केसेस में ऐसा होता है कि मैन्युफैक्चरर को ये प्रूव कर देता है कि मेरी गलती नहीं है तो सेलर भुगतता है। तो ये डिपेंड करता है कि व्हेन द केस बुक वो बताएगा किसकी मिस्टेक है। यस, नेक्स्ट कहते हैं if the product is declared as one pair, what would be the unit sale price? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि वन पेयर है तो उस केस में क्या करेंगे, जैसे कि 1 पेयर ऑफ शूज, तो 1 पेयर ऑफ शूज, अभी ये थोड़ा सा दो चीजें रह गई हैं। एक तो कॉम्बिनेशन पैकेज
एग्री विद यू। और दूसरा जो ये पेयर की बात कर रहे हैं, ये दिमाग में है, ऐसा नहीं है, दिमाग में है, बहुत जल्दी इसका कुछ ना कुछ आइडिया आ जाएगा। कहते हैं व्हाट फॉर ई कॉमर्स इफ डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट मैंडेटरी देन व्हाई इज द डेट ऑफ एक्सपायरी मैंडेटरी। किसी ने भी पूछा, कोई इशू नहीं है। देखिए ये है, if the date of manufacture is not mandatory then why is the date of expiry mandatory। देखिए ये एक अलग चीज हो गई कि इंपॉर्टेंट क्या है। आई थिंक डेट ऑफ एक्सपायरी इज मोर इंपॉर्टेंट किसी प्रोडक्ट के लिए, जबकि डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से ऑन द ई कॉमर्स साइड, बिकॉज व्हेन द प्रोडक्ट विल रीच टू द कंज्यूमर certainly he will see what is the date of manufacturing, but he should know before ordering on e-commerce sites कि भाई उसका टाइम कितना बचा है। मैंने कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर किया, पर जब कोल्ड ड्रिंक मेरे पास पहुंची और आज ही एक्सपायर होने वाली है, हमने पूरी कैरेट मंगा ली, अब रात को सब लोग बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं क्योंकि वो कोल्ड ड्रिंक कल एक्सपायर हो जाएगी। तो इसलिए उसका पता होना जरूरी है कि एक्सपायर करने के लिए इसमें 1 महीने का टाइम है या 1-2 महीने का टाइम है। नेक्स्ट पूछा है इफ यूनिट सेल प्राइस फॉर 1 kg, if unit sale price for 1 kg pack declared then it is okay or violation of the rule। ये तो 1 kg तो है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो रूल में आ गया है। yes it is okay। frequency of calibration of equipment it depends upon the equipment। जो कैलिब्रेशन का फ्रीक्वेंसी है वेरिफिकेशन का, जो बैलेंसेस होती हैं उनका 1 ईयर होता है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस का, और जो वेट्स होते हैं मैकेनिकल वेट्स, जो आपके जो आयरन वेट्स है या ब्रश आयरन उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कास्ट आयरन, लोहे के जो बोतल काले पत्थर, कास्ट आयरन वेट, उनका 2 साल होता है। कैन वी यूज सिंबल ऑब्लिक इन प्लेस ऑफ और पर फॉर कोडिंग यूनिट सेल प्राइस। हाँ, जो लिखा हुआ है ना पर ग्राम पर केजी, वो कहते हैं क्या हम सिंबल को यूज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इसमें ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चूंकि क्लैरिटी नहीं है तो इसके लिए भी एक डायरेक्शन या एक जो एफएक्यूज टाइप की चीज आ जाएगी तो ठीक रहेगा। आई थिंक दिस इज मोर देन एनफ। कोई और क्वेश्चन तो नहीं है। हाउ वी कैन राइट कंप्लीट वर्ड यूनिट सेल प्राइस on small pack we don't have sufficient space। yes we have already discussed it कि इसके लिए क्या करना होगा। हम लोग इसमें 3-4 चीजें बची है, 3-4 चीजें उस पर डिस्कस करेंगे। यस अब आप पूछिए। सर वो जो फील्ड है कॉमन जेनरिक नेम ऑफ द कमोडिटी, तो इसको व्हाट वी राइट ऑन द बॉक्स राइट नाउ इज कमोडिटी डैश टॉय। तो डू वी हैव टू राइट कॉमन जेनरिक नेम ऑफ द कमोडिटी डैश टॉय और सिर्फ कमोडिटी टॉय चलेगा? चलेगा, ये पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है ना? नहीं, क्यों लिखेंगे, कहीं कोई नहीं कहता आपसे। अरे सर रहने दो, बहुत सर 3-4 सवाल है। आई होप यू डोंट गेट योर माइंड। नहीं, they will mind। You are asking in place of all, you are asking all the questions by your own। नहीं सर, एक्चुअली क्या है कि टॉय इंडस्ट्री में ना BIS आ गया है, ठीक है, तो उसमें हमको ISI मार्क भी डालना पड़ता है। इज इट ओके अगर हम ISI मार्क प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल में ही डाल दें? इट बी इजी फॉर अस आल्सो। सी आई टेल यू वन थिंग, लीगल मेट्रोलॉजी केवल ये रिक्वेस्ट करता है कि आप पैकेज के जो प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल है, और प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल क्या है, पूरा सरफेस एरिया, आप प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल पर ही सब कुछ डालेंगे और कहीं डाल ही नहीं सकते। ठीक है सर। तो दूसरा एक सवाल था, व्हाट अबाउट ग्राउंड स्टॉक्स? जैसे कि अगर आज हमने कुछ हमारे माल मार्केट ऑलरेडी पड़ा हुआ है, वो जैसे अप्रैल का मैन्युफैक्चर हमने डाल दिया, कि अक्टूबर में नया रूल आ गया, हो सकता है वो पुराना माल किधर पड़ा होगा, तो उस पर क्या नया कानून लागू होगा? क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है सर ये होता है सर, इसलिए हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, एक मिनट प्लीज। इम्पॉसिबल भाई, जो प्रोडक्ट मेरा पहले का बना है उस पर आज का रूल कैसे लग सकता है? जब पहले ही वो आ चुका है तो आज का नहीं लग सकता। नेक्स्ट, एनीवे, थैंक यू सर, क्लैरिफिकेशन मिल गया। आज की डेट में जो प्रोडक्ट बनेगा 1 अक्टूबर के बाद उस पर नए कानून लगेंगे। 30 सितंबर तक जो भी प्रोडक्ट बन गया उस पर पुराना ही रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए 30 की डेट में 31 अक्टूबर भी चल रहा है। ठीक है, पॉइंट अगेन सर। सर अभी ऐसा भी होता है कि हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मल्टीपल मार्केट्स में जाते हैं, कोई कलकत्ता चला गया, दिल्ली चला गया, चेन्नई चला गया, अगर वही सेम प्रोडक्ट में बाई चांस कोई वायलेशन हो गया है गलती से, वो तीनों जगह पकड़ा जाता है, तो विल बी फाइन फॉर द सेम प्रोडक्ट? तीनों जगह पे फाइन होगा कि वो एक प्रोडक्ट पे ही पकड़ा जाए? देखिए अभी आज की डेट में क्या होता है,
जब ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर पकड़ते हैं तो नोटिस अलग अलग जगह से आते हैं। तो अभी क्वेश्चन ये है कि क्या एक ही स्टेट में 3 जगह पकड़ा जाए तो क्या होगा? आप तो 3 स्टेट की बात करते हैं, मैं कहता हूं एक ही स्टेट में नागपुर, बॉम्बे, औरंगाबाद, उस केस में क्या होगा? 3 अलग अलग लोगों ने नोटिस इशू किया। तो अभी आज की डेट में क्या करते हैं आप? Sir, I don't know anybody's faced that problem till now? सर डायरेक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? दीक्षित सर, हेलो हेलो आप बोलिए सर। देखिए, एक मिनट। जो मान लीजिए कि एक प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उस पर जो है एक बार जो है वो चीज लागू हो गई, तो उसके बाद जो है उसका एक्शन ये होता है कि उसको उन चीजों को मार्केट से विड्रॉ कर ले। एक बार गलती हो जाने के बाद उसको विड्रॉ करने के लिए जो है वो ये एक्सेप्ट करता है कंपाउंडिंग के समय जो है कि ये मेरा मिस्टेक है। तो मिस्टेक करने के बाद जो है उसको ये होता है कि वो अपनी अधिक से अधिक चीजों को समेट ले, या जो भी उसके स्टॉक या गोडाउन में पड़ा हुआ है उसमें करेक्शन करे जो है। तो करेक्टिव फैक्टर्स के लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें परमिशन देती है, और उसके बाद वो स्टिकर्स वगैरह लगा के उस पर करेक्टिव फैक्टर्स लग करके फिर अपना माल वो बेच सकते हैं। एक तो आपका ये चीज हुआ। दूसरा ये चीज हुआ कि भाई कि एक ही जगह एक इंस्पेक्टर ने आपके केस को पकड़ा, उसका आपने कंपाउंडिंग कर लिया, फिर जो है दूसरी दुकान में गया उसी उसी के जुरिस्डिक्शन में, तो मैन्युफैक्चरर ने तो उस बैच का कंपाउंडिंग कर लिया है जो है, तो ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए वो दोबारा वो कंपाउंडिंग करेगा। उसके लिए वो अपील कर सकता है कि इसके लिए मैं कंपाउंडिंग कर लिया हूँ, मेरी जो है इसमें कोई गलती नहीं है। तो जो दुकानदार है जो है उसके ऊपर जो है वो केस कुछ हद तक लागू होगा, और वो स्टेट रूल्स के अनुसार जो है जो दुकानदार है उसके ऊपर फाइन की जाएंगी और वो कंपाउंडिंग करेगा। तो ये जो हमारे एक्ट में जो फाइन्स जो डिटरमिनेंट्स हैं, ये जरूरी नहीं है कि इतने हद तक ही जो है कंपाउंडिंग का अमाउंट हो जाए। वो स्टेट रूल्स में डिफरेंट कंपाउंडिंग अमाउंट डिफाइन किया गया है कि किस कॉस्ट के लिए कितना अमाउंट होगा, और उसके अनुसार ही जो है लोगों को कंपाउंडिंग अमाउंट भरना होता है जो। और ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको नोटिस दिया गया है तो आप कंपाउंडिंग ही करें जो है। उसके लिए आप अपील भी कर सकते हैं, अप्रोप्रिएट कोर्ट ऑफ लॉ में भी जा सकते हैं, और बहुत जगह तक कंपनियों ने उस पर स्टे भी लिया है, और स्टे लेने के बाद जो है उस पर फिर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो इस तरह जो है जो हमारे देश के चैनल्स हैं वो ओपन हैं जो है, उसके अनुसार जो है वो अपना काम कर सकते हैं जो है। ये चीजें हैं जो है। और कोई क्वेश्चन? बताइए। हाँ सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि कंज्यूमर केयर डिटेल्स में क्या कंज्यूमर केयर ऑफिसर का नाम लिखना जरूरी है? नहीं, कंज्यूमर उसमें कहाँ लिखा है कंज्यूमर का नाम लिखना है? एक मिनट, टूल खोल लेते हैं। मेरा चलेगा यहाँ से? नहीं, मेरा लिंक है ना इससे। तो सर उस पर अगर हम लिखते हैं मैनेजर कस्टमर केयर तो चल जाएगा ना? हाँ, मैनेजमेंट कंपनी का नाम लिखो ना सीधा। यस, because there have been cases क्योंकि आपने कंज्यूमर केयर का नाम नहीं दिया, कस्टमर केयर का नाम एग्जीक्यूटिव नाम नहीं दिया तो उस पर केस हुआ है। अच्छा हाँ, वेरी गुड सर, एक टेम्पलेट जैसा बन सकता है? वेरी गुड, यस यस यस, वेरी गुड, बहुत जल्दी।
टेम्पलेट पे सर का साइन और स्टैम्प नहीं। अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल आल्सो कम विद यू। यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं भी आपके साथ चीज चलूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आप लोग के ऊपर फोकस करें तो अच्छा है। कंज्यूमर केयर कस्टमर केयर चलेगा ना दोनों, कि उसमें भी कंज्यूमर केयर लिखना है, कस्टमर केयर नहीं चलेगा, वो भी बता दो। एग्जीक्यूटिव देखिए, उसमें बेसिकली जो रूल में लिखा है ना, कंज्यूमर केयर लिखा हुआ है, तो वो कंज्यूमर, देखिए बेसिकली कंज्यूमर एंड कस्टमर दो अलग चीजें हैं, तो इसलिए कंज्यूमर केयर लिखना बेटर रहता है। ओके, एग्रीड। आपने 2019 में नहीं मांगा मैंने, वरना 2019 में ही दे दिया होता। आपने मुझे दोबारा नहीं बताया। यस यस, क्योंकि ये लोग जो है टेम्पलेट 2 लेनी, इंडस्ट्रीज के हिसाब से आप लोग को टेम्पलेट एक्चुअली वेबसाइट पर डिस्प्ले कर देनी चाहिए कि टॉय फैकल्टी वाले ऐसे ही टेम्पलेट्स यूज करेगा, उसके मास्टर कार्टून की भी टेम्पलेट एक ले लेनी चाहिए, इंडिविजुअल प्रोडक्ट की भी ले लेनी चाहिए। वेरी इजी, सब लो एकदम इजी हो जाएगा सर। सॉरी, आई एम सॉरी, क्या बोला आपने? मैं सॉरी। तो एक हमारी इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स है, उसकी एक टेम्पलेट्स होनी चाहिए, तो आप जो समझ गया, और एक कॉम्बिनेशन पैकेज का होना चाहिए। हाँ, और एक होलसेल पैकिंग। होलसेल पैक तो सी, होलसेल पैक की कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। होलसेल पैक पे तो सिंपल दो तीन डिक्लेरेशन आपने देने हैं। एक मिनट, एक एक करके देखिए, एक मिनट, एक करके ऐसा करते हैं, मेरी बात सुनिए प्लीज। अच्छा, मुझे लगता है हम लोग इनको बंद कर देते हैं, जो ऑनलाइन लोग हैं ना, उनको ज्यादा, ऑलरेडी 9 बज गए हैं।